सुप्रीम कोर्ट के ही जज की सलाह लेके उनसे क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश की नियुक्ति करते। लेकिन 1900 ध्यान दीजिएगा 1973 में ऐसा हुआ कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश था उसको नियुक्त ही नहीं किया गया, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश था उसको नियुक्त ही नहीं किया गया। तो इसके लिए केस हो गया 1900, ध्यान दीजिएगा 1982 में। ये था प्रथम केस या प्रथम विवाद नियुक्ति को लेके। कभी कभी एग्जाम में आता है कि नियुक्ति को लेके कितने केस हुए थे, 1 2 3, टोटल 3। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। 1942 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा था उस चीज को ध्यान दीजिएगा, सहमति नहीं है, सहमति नहीं है। क्या नहीं है सहमति, सलाह देना। यानी सुप्रीम कोर्ट के जज ने राष्ट्रपति को सलाह दिया। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब सलाह दे दिया तो राष्ट्रपति महोदय उस सलाह को माने ही माने कि इसी व्यक्ति को करना है, जौहर को ही करना है, नगमा को ही करना है, मौनी को ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो पहली वाली कहानी थी। फिर बोले कि सलाह का मतलब ही क्या हो गया। चलो तो फिर से एक बार केस हो गया मेरे दोस्त 1993 में एक केस हो गया। और इस केस में क्या बोला गया, सहमति है। अरे बोलो, अब क्या है, सहमति है। वो जिसको बोल देंगे सहमति है क्या, सलाह लेना, सलाह देना। जो सलाह दे दिया सुप्रीम कोर्ट में उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा। ये 1993 के द्वितीय केस में मामला आया। 1993 के द्वितीय केस में ये मामला आया। और हम लोग ऊपर से सुप्रीम कोर्ट पढ़ के निकल जाते हैं, नियुक्ति, शपथ, प्रतिज्ञान, ये सारी चीजें, पहला कौन है, आखिरी कौन है, अभी कौन है, ये कौन है। लेकिन प्रश्न जो पूछता है यहां से भी आता है एग्जाम में मेरे दोस्त, प्रश्न यहां से भी आता है, पूजा किसको, समझी पूजा। चलो द्वितीय केस ये हुआ। तृतीय केस की बात करें, तीसरे केस की अगर बात कर लें, तीसरा केस मेरे दोस्त, तीसरा केस 98 वाला 1998 में। यहां पे क्या कहा गया, यहां पे बोला गया बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी, बहुसंख्यक। देखो कितना विवाद हुआ है और फिर जाके चीजें सही हुई हैं। बहुसंख्यक न्यायाधीशों के विचार की प्रक्रिया मानी जाएगी। ये तो कहानी ऐसी थी, मानी जाएगी। ये कहानी 1998 में बन गई। यानी अब समझिएगा बात को कि बहुत सारे न्यायाधीश होंगे, उन न्यायाधीशों की एक कमेटी होगी जिसको हम कॉलेजियम सिस्टम कहेंगे। वो कमेटी बनेगी और बनने के बाद एक व्यक्ति का नाम रिकमेंड करेगी हमारे प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देंगे एज अ जज या फिर एज अ मेन जज। बोलो यहां तक क्लियर, एज अ मेन जज। लेकिन मेरे भाई मामला यहीं पे नहीं रुका। ये तीनों केस आप देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट लेना है तो भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1998 की कहानी तो ये थी, लेकिन 99 में क्या हो गया मेरे भाई, 1999 में एक अमेंडमेंट हो गया, अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, समय था 2014, 1999 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या हुआ, इसमें कॉलेजियम सिस्टम समाप्त कर दिया गया। कॉलेजियम सिस्टम was abolished and NJAC was established। ठीक है, अब क्या है ये NJAC, ये है मेरे भाई ध्यान दीजिएगा नेशनल, ये जज की नियुक्ति करवा रहा हूं मैं, सोच लो, अनुच्छेद 124 ये भी पढ़ा रहा हूं, ये भी सोच लो। तो नेशनल जुडिशियल, और ये आता है एग्जाम में, ये तो जान ही लो, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन
हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन इसका माजरा ये था मेरे भाई, इसका माजरा ये था कि इसमें बोला गया कुल सदस्य कितने होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, 6 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 3 सदस्य हमारे होंगे CJI की तरफ से, यानी जज होंगे, और यहाँ पे सदस्य होंगे गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, यहाँ पे सदस्य होंगे गवर्नमेंट की तरफ से भाई। तो यहाँ पे सरकार का तो यहाँ पे आ गया, और ये NJIAC क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है किसको मेरे दोस्त, वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 50 को। आर्टिकल 50 क्या कहता था, आर्टिकल 50 कहता था देयर मस्ट बी अ सेपरेशन बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, देयर मस्ट बी अ सेपरेशन बिटवीन जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका का पृथक्करण रहना चाहिए, होना चाहिए किससे, कार्यपालिका से। लेकिन यहाँ पे कार्यपालिका तो घुस गई। इसमें 2 कौन नाम होंगे और एक तो नाम फिक्स है। ये सब कौन होंगे पता ही नहीं है, तो ये तो प्रभावित हो सकता है, इसके अंदर इंटरफेरेंस हो सकता है। इसलिए इसको एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, 2015 में NJAC को इन 2015 NJAC was ended and again collegium system was started। तो वर्तमान समय में भी क्या है, कोलेजियम सिस्टम ही है, वर्तमान समय में क्या है, कोलेजियम सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है। 19 ये सारा विवाद क्यों हुआ था, 1973 में मेरे भाई, 1973 में एक थे व्यक्ति A.N. राय, इनसे तीन ऐसे जज थे, सुपीरियर जज थे, जो कि बैठे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनको बना दिया गया, राय साहब को बना दिया गया। और जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, ये कॉलेजियम सिस्टम क्या कहता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसी को जाके CJI नियुक्त किया जाएगा, ऐसी ही मीटिंग होगी। लेकिन यहाँ पे मामला जो कॉलेजियम था मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा, मैडम इंदिरा गांधी का हो सकता है कि वहां पे इंटरफेरेंस रहा हो और उन्होंने ऐसा A.N. राय साहब को करवा दिया। एक ही मामला नहीं था, इसके बाद भी एक और मामला था, 1977 का मामला था MU बेग साहब को। इनके ऊपर भी कुछ जज थे, सीनियर जज, लेकिन इनको कर दिया गया। तो इन सब मामले को देखते हुए 1982 में केस किया गया कि ये जो इनकी एडवाइस है, 1982 वाला केस मैंने आपको पढ़ाया, प्रथम केस 1982 वाला, ध्यान दीजिए कहां गया 1982, ये केस मैंने आपको इसलिए पढ़ाया। उसी के बाद 1977 के बाद ये क्या है, ये क्या फालतू चीजें लगा रखी है, जब करना ही नहीं है, सरकार की सुननी है। तो फिर NJAC आया, अब उसमें भी सरकार को रख दिया गया। तो भाई ये सब तो चौपट हो गया। इसलिए एक बार फिर से उसी को शुरू किया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही कार्य करेगा मेरे दोस्तों। समझ आई बात, आगे बढ़ते हैं। तो नियुक्ति तो हो गई, राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दिया है। अब आगे कहानी होगी, राष्ट्रपति ने नियुक्ति कर दी। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अगर मुझे बनना है जज तो मैं कैसे बन सकता हूं, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। ये तो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर बताया, तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, चलो उसको पढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू be a judge in Supreme Court। Eligibility and qualification यानी न्यायाधीश बनने की योग्यता। सबसे पहली योग्यता तो सर आप सब लोग जानते होंगे, he/she must be a सिटीजन ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का नागरिक होना ही चाहिए। पहली बात तो ये
ठीक है, ये वाली बात टिकटॉक चलने वाली बात नहीं है, पहली बात तो ये। चलो आगे बढ़े भैया, दूसरी वाली कहानी यहां पे हो जाएगी कि वह व्यक्ति he/she has been worked as an advocate for 10 years in any high court ऑफ इंडिया, इन एनी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। वह व्यक्ति जो भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो, उसकी योग्यता होती है कि वो जा सकता है, उसकी योग्यता होती है कि वो जा सकता है। अगर ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो, अगर ये वाली नहीं है तो और करके भी है, अगर ये वाली नहीं है तो और करके भी है। he/she must be worked as a judge in any high court of India, any high court of India for 5 years। अब देखो, अगर ऊपर वाली नई क्वालिटी है तो अगर हो सकता है कि वो 5 साल के लिए ही हाई कोर्ट में जज रहे, 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज रहे, किसी में भी या किसी 1 2 3 में मिला के भी रहे तो भी उसके पास एलिजिबिलिटी है। क्लियर है, किसी में भी रहे। अरे कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो मेरे भाई, कोई सवाल हो तो उसको पूछ भी सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बताने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं आपको बताऊंगा। तीसरी कंडीशन यहां पे मेरे भाई सुनना, ठीक है। ही, या फिर ऐसे लिखो इसको, इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, he must be a jurist, he must be a jurist। jurist मतलब न्यायविद, न्यायविद का मतलब ज्ञाता, ठीक है, न्याय के क्षेत्र में ज्ञाता। तो ये 3 कहानी है, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये 3 कहानी है मेरे भाई कि ये होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहे तो भी हो जाएगा, या फिर वह किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो तो भी हो जाएगा, या फिर वह राष्ट्रपति महोदय की नजर में क्या हो, ज्ञाता हो, विख्यात हो। क्लियर है इतनी बात, ज्ञाता हो या विख्यात हो। चलिए इतनी बातें तो हो गई। अब जब इनका अपॉइंटमेंट हो गया तो अब मिलेगा इनको शपथ। अब इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ कौन दिलाएगा, यानी ओथ। तो ओथ की अगर बात करें, शपथ की बात करें, तो इनको शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, इनको शपथ दिलाने का काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ेंगे, इनको पैसा वैसा भी मिलता है क्या, अरे सैलरी भी मिलती है। तो इनके वेतन की बात कर ले। पूजा किसकू, कहाँ गई तुम, खिसकू हो गई क्या पूजा, जल्दी से आ जाओ पूजा। तो सैलरी मेरे भाई, सैलरी, इनका वेतन, इनको वेतन मिलता था 2018 से पहले। 2018 में बदलाव हुआ, 2018 में बदलाव हुआ, किसमें हुआ, वेतन में। किसमें हो गया मेरे भाई, वेतन में बदलाव हो गया 2018 के। बोलो समझ आया, क्या बदलाव हुआ। पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले की बात हम कर ले यहाँ। देखो पहले था इनका वेतन 1 लाख रुपए मेरे भाई, पहले इनका वेतन था 1 लाख रुपए, और था इनका वेतन 90,000 रुपए। सर ये 2 वेतन क्यों लिखवा रहे हो, अरे सुनो मेरे जिगर के टुकड़ों, ये है CJI यानी मेन जज, और ये है अदर जज, ये है अदर जज, ठीक है।
ये अदर जज है। ये तो पहले का है, वर्तमान का क्या है, वर्तमान का क्या है, शक्तिमान का क्या है। देखो वर्तमान में इनकी सैलरी है 2,80,000, 2,80,000 रुपए, 2.80 लाख। और इनकी सैलरी है 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000। अरे बोलो जयंत वर्मन, जयंत वर्मन। अरे भाई इतना लेट आए हो, इस वीडियो को पूरा देखना तभी मज़ा आएगा, नहीं तो चीज़ें नहीं समझ आएंगी। फिर मेरे को ना बोलना कि सर आपने नहीं पढ़ाया। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो मेरे भाई आप लोग, जल्दी से जल्दी। जयंत, जयंत मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुम भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट रह चुके हो, तो तुम्हारे कांटेक्ट में वो सारे स्टूडेंट भी हो सकते हैं या फिर होंगे ही होंगे जो कि हमारे क्लासेस में पढ़ते थे, तो आप उनको भी ये वीडियो लिंक शेयर कर सकते हो। और आपकी डिमांड, मैंने पहले भी बताया, निखिल भी थे और बाकी सारे स्टूडेंट थे, मैंने उनको भी बताया कि अगर आपका कोई टॉपिक कमजोर लग रहा है तो आप उस टॉपिक की इस पॉलिटी से डिमांड कर सकते हो। फिलहाल पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी के बाद जो आप सब्जेक्ट कहोगे उसको मैं पढ़ा दूंगा, तो उससे रिलेटेड आप कुछ बता सकते हो कि सर ये वाला टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, हमारा थोड़ा अनक्लियर है, तो मैं उसको ही पढ़ा दूंगा। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। इनका कार्यकाल, इनका कार्यकाल, इन जज का कार्यकाल यानी टेन्योर, ठीक है, जज का कार्यकाल देखते हैं मेरे भाई। न्यूनतम आयु की कहीं मैंने चर्चा नहीं की, न्यूनतम आयु मैं लिखूंगा, न्यूनतम आयु कहीं भी निहित नहीं है, निहित नहीं है। आपसे अगर पूछे कि जज बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है ये तो पता है, लेकिन जज बनने की न्यूनतम आयु कितनी है नहीं पता। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है पता है, लेकिन जज बनने की न्यूनतम आयु कितनी है नहीं पता। राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु कितनी है पता है, लेकिन जज बनने की न्यूनतम आयु कितनी है नहीं पता। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की मैक्सिमम आयु का नहीं पता है, गवर्नर की मैक्सिमम आयु कितने पे रिटायरमेंट होगा नहीं पता है, लोकसभा का सदस्य कितने पे रिटायर होगा नहीं पता है। यहां पे रिटायरमेंट है, यहां पे रिटायरमेंट है मेरे भाई, और ये रिटायरमेंट है 65 वर्ष पे। अगर व्यक्ति 65 साल का हो गया तो वो अवकाश प्राप्त कर लेगा, वो अवकाश प्राप्त कर लेगा। इसलिए न्यूनतम आयु नहीं है, क्या है यहाँ पे मैक्सिमम आयु है। कार्यकाल इनका यही है, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल का नहीं है, सिर्फ है 65 वर्ष की आयु पहुंच गए तो ये रिटायर हो जाएंगे। एक तो इस तरीके से रिटायर हो सकते हैं, दूसरा कौन सा तरीका, दूसरा तरीका कि ये रिजाइन कर सकते हैं, ये रिजाइन कर सकते हैं, ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं। किसको देंगे? टू द प्रेसिडेंट, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय को अपना रिजाइन दे सकते हैं। ये राष्ट्रपति महोदय को अपना रिजाइन दे सकते हैं और छुट्टी भी ले सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इनको रिमूव भी किया जा सकता है, इनको हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। अरे बोलो यस और नो। अब हटाया कैसे जा सकता है? शैलेंद्र कुमार मौर्य, वेरी गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज। तो फटाफट से आप लोग पढ़ते रहिए। और किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जयंत जी, आप भी बता दीजिए। अभी हाल ही फिलहाल में आपका DRDO का एग्जाम है। सिंधु किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? निखिल जी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप लोग मुझे अपनी तैयारी बताते रहिए, आप किस चीज़ की कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं एडिशनल एक्स्ट्रा जानकारी भी और उसमें किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है मैं उस चीज़ को भी आपको बताता हुआ चलता रहूँगा। चलिए तो आगे बढ़े भैया। रिमूव भी किया जा सकता है, रिजाइन भी कर सकते हैं और ये रिटायर भी हो सकते हैं। ये 3 तरीका, 1 2 3, ये 3 तरीके से इनके पद को खाली किया जा सकता है। अब हमें पढ़ना है रिमूवल प्रोसेस इनका क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है। ठीक है शैलेंद्र कुमार मौर्य, वेरी गुड, फाइन रहना ही चाहिए मेरे दोस्त, फाइन रहना ही चाहिए। इनके रिमूवल का तरीका देखो, ये जो रिमूव लिखा है ये कुछ तरीके से महाभियोग के जैसा ही है, लेकिन महाभियोग जो राष्ट्रपति के ऊपर आर्टिकल 61 के तहत आता है बिल्कुल वही प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको महाभियोग कहना उचित नहीं होगा। अब समझिएगा बात को, इनका रिमूवल प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, रिमूवल प्रोसेस क्या है इनका रिमूवल प्रोसेस, क्लियर है इतनी बात? आइए देखते हैं। अपने पास पार्लियामेंट में
दो सदन है, कितना, दुई गो सदन है मेरे भाई, एक गो है लोकसभा, एक गो है राज्यसभा। बोलो, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब ये कहां आ सकता है, यहां भी पेश हो सकता है, यहां भी पेश हो सकता है। जैसे इम्पीचमेंट राष्ट्रपति के ऊपर, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। लेकिन अब अगर इसमें पेश होता है तो इसमें कौन होता है, इसमें होता है स्पीकर। इसमें कौन होता है, स्पीकर यानी अध्यक्ष। इसमें कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है चेयरमैन यानी सभापति। सुनना ध्यान से कैसे हटेगा, और अगर समझ आया कि सर ऐसे हटेगा तो ताली बजा देना कि वाह सर ऐसे हटेगा। देखो वो प्रोसेस यहां से भी शुरू हो सकता है हटाने का, वो प्रोसेस यहां से भी शुरू हो सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष कहलाता है स्पीकर, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है सभापति या चेयरमैन। अब अगर यहां से शुरू हो रहा है तो इसके सदस्यों का ध्यान देना, अगर यहां से शुरू हो रहा है तो उसके सदस्यों के 100 सदस्य यानी 100 MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 100 MP का सपोर्ट चाहिए, 100 MP का सपोर्ट चाहिए। ये साइन करके, सिग्नेचर करके मेरे भाई, ये सिग्नेचर करके इनको देंगे, सिग्नेचर करके 100 लोगों का इनको देंगे। और ये सिग्नेचर मेरे भाई ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक यही प्रोसेस यहां पे चलेगा, लेकिन यहां पे जो मेंबर्स होंगे वो 50 मेंबर्स के द्वारा ही हो जाएगा। साइन करेंगे, सिग्नेचर करेंगे और ये दे देंगे इनको। यहां पे भी एक्सेप्ट हो सकता है और रिजेक्ट हो सकता है। अगर यहां पे एक्सेप्ट हो गया या फिर यहां पे एक्सेप्ट हो गया, दोनों में से कहीं भी एक्सेप्ट हो गया तो ये बनाएंगे एक कमेटी, ये बनाएंगे अध्यक्ष महोदय बनाएंगे एक कमेटी, एक टीम बनाएंगे। और उस टीम में कितने लोग होंगे, 3 मेंबर्स। कितने लोग होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। एक कौन होगा, एक होगा CJI, दूसरा कौन होगा, दूसरा मेरे दोस्त होंगे हाई कोर्ट के मेन जज। कोई भी हाई कोर्ट का मेन जज हो सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का मेन जज हो सकता है। और तीसरा कौन, एक ज्यूरिस्ट होगा, यानी तीसरा कौन होगा, एक ज्यूरिस्ट यानी न्यायविद होगा, ज्ञाता। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि सर अगर CJI के खिलाफ ही आ जाए तो यहां पे CJI के खिलाफ ही अगर आ रहा है तो यहां पे जो सीनियर मोस्ट जज होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा मेरे दोस्त, ठीक है, सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो आ जाएगा। ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग उसकी जांच पड़ताल करेंगे। जांच पड़ताल में अगर ये सही पाया गया, जांच पड़ताल अगर ये क्या हो गई, पास हो गया, 2 ही तरीका होता है, या तो इन जज जो जिस जज के खिलाफ है उस जज के खिलाफ सिद्ध दुर्व्यवहार साबित हो जाए, या फिर 2 तरीका, सिद्ध दुर्व्यवहार या फिर ये अक्षम हो। अक्षम माने योग्य ना हो। इन्हीं 2 बेसिस पे उनको हटाया जा सकता है, ठीक है। अब अगर यहां पे पास हो गया, यानी ये तीनों कमेटी पास करी, तो एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना होगा और 2 तिहाई बहुमत से पास करवाना होगा। यहां भी पास, तो बोलो हर हर महादेव, ये भी क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, जज महोदय पास। और यही नोटिफिकेशन किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और प्रेसिडेंट अब कहेगा कि भाई तू हट जा, प्रेसिडेंट क्या कहेगा, भाई अब तू हट जा, चलो तू हट जा, चलो DRDO शैलेंद्र कुमार, DRDO MTS NTPC दिल्ली पुलिस UP SSS। चलो नेक्स्ट क्लास में इसी से आगे पढ़ाऊंगा मेरे दोस्तों, और मैं आप लोग को और भी चीजें बताऊंगा। तो 9 बजे हाजिर होना मत भूलिएगा। कल इसको खत्म भी करूंगा और साथ ही साथ ये पास हो जाएगा तो राष्ट्रपति उसी समय बोल देगा कि भाई तुम हट जाओ। लेकिन भारत देश में अभी तक किसी के खिलाफ पूरी तरीके से पास नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ पूरी तरीके से पास नहीं हुआ, इस चीज को समझिएगा, ठीक है मेरे भाई, पूरी तरीके से पास नहीं हुआ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने हीरालाल कानिया तो बता दिया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, और सवाल यह है, आपको यह बताना है कि किसके खिलाफ ये लाया गया था, रिमूवल प्रोसेस किसके खिलाफ लाया गया था, लेकिन वो हटाया नहीं गया था। यहां से तो पास हो गया था, ऊपर से ये वाला पास हो गया था, यानी 3 जजों की कमेटी ने पास कर दिया था कि इनके ऊपर दुर्व्यवहार है, लेकिन लोकसभा में ही पास नहीं हो पाया था। वो व्यक्ति कौन था, नेक्स्ट क्लास में आप उसका आंसर मुझे कीजिएगा, ठीक है बात। तो इस क्लास में अभी इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अंग्रेजी क्लास है, आप बने रहिए उसमें। थैंक यू सो मच।